गुजरात के अहमदाबाद में एक फ्लाइट जो क्रैश हुई है 2 दिन पहले, उसमें बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो उसमें मारे गए हैं। केवल 1 यात्री ऐसे हैं जो बचे हैं। हम इस समय बस्ती में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए एयरफोर्स में से जो टेक्नीशियन इंचार्ज थे वो आरसी त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और विमान के टेक ऑफ से पहले सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ मानक होते हैं, कैसे एक विमान जो है फ्लाई करता है उससे पहले क्या क्या चीज़ों की जांच होती है, सुरक्षा के मानक क्या हैं और कैसे जो जो फ्लाइट है वो एक पायलट को हैंडओवर की जाती है उससे पहले की क्या कुछ स्थितियां हैं और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस हादसे के पीछे। और आपका जो 40 साल का करीब एक्सपीरियंस रहा है तो उन सारे अलग अलग पक्षों के बारे में जानेंगे और कैसे हादसा हो सकता है, उसके पीछे जो खास वजह वो क्या हो सकती है। हालांकि जो जांच पड़ताल आगे चल रही है उसमें वो चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन फिलहाल जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो हादसा हुआ है तो जैसे जब कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो उससे पहले कौन कौन से डिपार्टमेंट से उनको जो है ओके किया जाता है, क्या क्या जांच होती है ग्राउंड स्टाफ के द्वारा, टेक्नीशियन के द्वारा, और कब आप लोग फाइनली हरी झंडी देते हैं पायलट के लिए कि आप टेक ऑफ कर सकते हैं? जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर होता है तो ग्राउंड टेक्नीशियन जितने हैं, लाइक इलेक्ट इंस्ट्रूमेंट, रेडियो, रडार, एयरफ्रेम, इंजन, ये सभी ट्रेड अपने अपने काम में लग जाते हैं। इंजन स्टेज में जब जहाज नीचे उतरती है उस समय रिफिलिंग करना, टॉपअप करना उनका काम है। एयरफ्रेम दे विल चेकअप ऑल द एक्सटर्नल पार्ट्स लाइक फ्लैप हुआ, अंडर कैरेज हुआ, उसके टायर्स हुए, उनका काम है। इलेक्ट्रिकल का काम है टू चेकअप द ऑल द इंस्ट्रूमेंट, दिस लाइट्स इन द कॉकपिट्स, ऑपरेटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लैप, लाइक नेविगेशन लाइट्स। इंस्ट्रूमेंट का काम है टू चेकअप ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इनसाइड द कॉकपिट। रेडियो, रडार, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल ट्रेड्समैन दे आर वर्किंग। ये करने के बाद में जब सभी सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर वो उनका फॉर्म होता है, फॉर्म 700 होता है, उसके ऊपर वो साइन करते हैं। जब सभी साइन करेंगे, उस साइन करने के बाद में ये उनका एक इंचार्ज होगा जो सुपीरियर, मतलब लाइक वारंट अफसर हो या एमडब्ल्यू हो, जो भी होगा, जो उसका इंचार्ज बनाया जाएगा, वो फिर साइन करेगा। उसके साइन करने के बाद में देन एवरीथिंग विल गो टू द पायलट। पायलट आएगा, पायलट भी अपना चेक करेगा, एक्सटर्नल पार्ट देखेगा, फ्लैप अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज तो इसके अंदर नहीं डली हुई है, सब कुछ ठीक है। करने के बाद में, क्योंकि जो कमर्शियल होते हैं इसमें इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं है, फाइटर, बाकी फाइटर में तो बहुत चेकिंग है, ऑल अराउंड घूमते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन इसमें इतना नहीं है। ये स्टेट में कॉकपिट में जाते हैं, कॉकपिट में बैठेंगे, 1 by 1 जब सभी पैसेंजर अंदर हो जाते हैं फिर इनका वार्निंग आती है कि भाई गेट बंद कर दीजिए। गेट बंद कर दिया जाता है। गेट बंद करने के बाद में ये अपना जो है 1 by 1 इंजन स्टार्ट करते हैं। जब एक इंजन स्टार्ट होगा, इनको पूरा दिखाई दे रहा है, इनका मीटर गेज दिखाई दे रहा है कि मतलब टोटल जो है इंजन जो है फुल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सब जेट इंजन होते हैं, फुल स्पीड में हो जाएगा। इसके बाद में फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टार्ट करने के बाद नीचे आदमी खड़ा रहेगा, फायर एक्सटिंग्विशर बोतल के साथ भी खड़ा रहता है, कहीं आग न लग जाए, जहाज में कहीं आग न लग जाए, पहले वो दूर से खड़ा रहेगा, इंडिकेशन देता रहेगा पायलट को, बोलेगा नहीं, केवल इंडिकेशन देगा कि मतलब आप स्टार्ट कीजिए, राइट की लेफ्ट को, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट को अंगुली उठा देगा, राइट होगा तो राइट को अंगुली उठाएगा, पहले राइट स्टार्ट कीजिए फिर लेफ्ट स्टार्ट कीजिए। जब ये स्टार्ट करने के बाद तब पायलट बोलेगा, अंदर से फिंगर अप करेगा, मतलब एवरीथिंग इज ओके। इसके बाद में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। दोनों इंजन एक साथ सेटअप नहीं हो सकते हैं, कभी भी सेटअप नहीं हो सकते हैं। इसके बाद में हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ज़्यादा टेक ऑफ नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं गई है, 625 फीट वगैरह अप्रोक्सीमेट गई हुई है, इससे ज़्यादा गया ही नहीं है। सम टोटल फ्लाइट ही 1 मिनट के पहले ही हो चुका है। टोटल फ्लाइंग इसका जो हुआ है केवल लेस देन 1 मिनट। और टेकअप जैसे ही किया है, अब ये टेकअप करते ही 8 सेकंड के बाद में इसको मिलना चालू हो जाता है, भाई हमें तो पावर मिल ही नहीं रहा, हमें तो थ्रस्ट मिल ही नहीं रहा है, हमें पावर नहीं मिल रहा है। वो बोल भी रहा बंदा, आई एम नॉट गेटिंग थ्रस्ट। किसको बोल रहा है? एटीसी को, क्योंकि ये हमेशा एटीसी से कनेक्ट रहता है। जब भी कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करती है या फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करता है, दे आर कनेक्टेड टू द एटीसी, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस, ऐसे कहिए या कंट्रोल कहिए, जो भी कहिए, उसको जो जिस ढंग से आप उसको चाहते हैं कह लग सकते हैं, उससे कनेक्ट रहते हैं। उनको बताए कि भाई हमें पावर नहीं मिल रहा है, हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, इतने जहाज तो चल रही है ना, तो अब
अंडर कैरेज अप हो रहा है ना, फ्लैप का पोजीशन क्या है उस समय तो देखा जा रहा है कि इट इज सेंटर में है। सेंटर का मतलब कैसे जा रहा है, हो ही नहीं सकता है जब तक उसका पोजीशन कुछ नहीं होगा। सेंटर में कटे जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करती लेवल में फ्लाई करती तब वो सेंटर में होता है। इसका अदरवाइज टेकअप पोजीशन होता है, उस टेकअप पोजीशन के अंदर फ्लैप होती है, वो जब नहीं होगा तो मुश्किल है। फिर भी वो किया बंदा, और जब सेंटर में था तब इसीलिए जहाज अपने आप नहीं गिरी है, ये भी समझिए। जहाज जो है धीरे धीरे करके आई है, काफी देर तक चलती रही है, और जो काफी देर मतलब वही 1 मिनट के अंदर, और जाकर के बिल्डिंग से टकराई है, टकराने के बाद क्रैश हुआ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बर्ड हिट भी हो सकता है, लेकिन बर्ड हिट एक में होता दूसरे में नहीं होता। हाइड्रोलिक प्रॉब्लम है तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक से हाइड्रोलिक पे नहीं लिफ्ट कर रहा तो मैनुअल भी उसके अंदर 3-4 प्रिकॉशन होते हैं हाइड्रोलिक के लिए। मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे करके उनका है। तो ये सब एयरफ्रेम का काम है, मतलब हमेशा हाइड्रोलिक ऑयल होता है। और जो इंजन के टैंक की बात है, पहले शुरू में ही जो टैंक फुल कर दिया जाता है, टैंक फुल करके इसके बाद में सील कर दिया जाता है। जो मतलब उसका जो ढक्कन वगैरह होता है जो सील कर दिया, बेसिकली है क्या, इट इज रबड़ का एक प्लोंडा करके है, ऐसे करके है। इतना स्ट्रांग होता है कि उसको आप काट के फिर भी नहीं कटेगा। एक विंग में होगा, दूसरा दूसरे विंग में होगा, टॉप पर होगा, यही इसके 3 टैंक होते हैं। देयर इज नो फोर्थ टैंक, इसी से ये फ्लाई करते हैं। तो इसका क्या पॉसिबिलिटी है, ये तो ब्लैक बॉक्स चेक करने के बाद भी कुछ पता लगेगा। वॉइस रिकॉर्डर भी चेक कर रहे हैं कि कैसे मिस्टेक एरर मैनुअल एरर भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। इन प्लेस ऑफ पुटिंग द फ्लैप डाउन, फ्लैप किया ही नहीं, कुछ फ्लैप डाउन नहीं किया तो टेकअप कैसे करेगा। अगर मैनुअल एरर की गुंजाइश अगर बनती है तो मैनुअल एरर में क्या चूक हुई होगी? नहीं, अगर ये बिल्कुल गुंजाइश है इसके अंदर। पायलट का क्या है कि पायलट सबसे चेकलिस्ट है उसके पास, लेकिन एक मिनट भी नहीं है वो चेकलिस्ट को देखेगा कि अपना काम करेगा। सब 1 मिनट कितना टाइम होता है, चेकलिस्ट निकालेगा, उसके पास चेकलिस्ट भी होती है। ये चीजें चेक करना है, चेक करने के बाद चेक मतलब क्या, पैरामीटर्स। इंजन स्टार्ट किया तो उसका पैरामीटर कितना होना चाहिए, ये इंजन स्टार्ट किया तो इसका पैरामीटर कितना होना, हाइड्रोलिक का प्रेशर कितना होना चाहिए, ये प्रेशर कितना होना चाहिए, सब कुछ उसके सामने है। तो वो चेकलिस्ट के अंदर दिया हुआ, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो चेकलिस्ट को निकाले और चेक करे, लेकिन उनके पास होता है, ये चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में जब मान लीजिए मैनुअल एरर यही हो सकता है कि भाई एयरक्राफ्ट रनवे के ऊपर ले गए, टैक्सी ट्रैक के ऊपर ले जा करके वहां पर खड़ा किया। अब वहां पर इनको सब कुछ चेक करना चाहिए, थारोली चेक करना चाहिए कि थ्रस्ट प्रॉपर थ्रस्ट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। खाली एक चीज नहीं चेक कर सकते, हाइड्रोलिक पार्ट वो नहीं चेक कर सकते, बाकी रेस्ट चेक कर सकते हैं कि मतलब फ्यूल बराबर चल रहा है, इंजन प्रॉपर जितना स्पीड आप इंजन की होनी चाहिए स्पीड आ रही है, थ्रस्ट इनको बराबर मिल रहा है। ये सब करने के बाद में फिर ये ब्रेक रिलीज करते हैं। ब्रेक रिलीज करने के बाद वो दौड़ती है, और इसके बाद जब फ्लैप डाउन होता है तो टेकअप पोजीशन में आता है और एयरक्राफ्ट टेकअप कर जाती है। ये तो आपको क्या लग रहा है कि इसे दो इंजन बता रहे हैं, 2 इंजन होते हैं, बैकअप भी होता है, तमाम बैटरी लगी रहती है, तो ये हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हो सकता है? दोनों इंजन एट ए टाइम नहीं फेल हो सकता, वही तभी हो सकता है कि जब कहीं एरर हो, मैनुअल एरर किसी ने करके रखा हो कि जिसकी वजह से फ्यूल ना अंदर जा रहा हो, वही पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। इतना लंबा आपका करियर रहा है, 40 सालों का बता रहे हैं, तो इस तरीके की परिस्थिति कभी बनी हो कि लगा हो कि नहीं ये चूक हो गया है, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है, तो फिर बाद में उसमें ATC के थ्रू बात करके क्या करेगा? मतलब अगर जो पायलट हमारा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जब वो टेक ऑफ करता है तो उसके बाद उसको जानकारी होती है, जो भी डिस्प्ले वहां पे दिखता है, तो उसके पास कितना चांस होता है, कौन सा मौका होता है, कैसे वो मेंटेन करेगा? देखिए, मैं तो कमर्शियल के लिए नहीं ज्यादा बता सकता हूँ, मैं तो फाइटर का ही बता सकता हूँ फाइटर में कैसे होता है, क्योंकि मैं तो फाइटर में रहा थ्रू। जैसे सिक्योरिटी के जो भी पॉइंट्स होंगे वो तो लगभग सेम रहते हैं। सेम होता है, लेकिन उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसमें तो मैं अपने जहाज को मेरा सीओ खुद लेकर के जा रहा था, जहाज कुछ दूरी पर गया, स्टेट पे जो है सीज हो गया, स्टेट पे धार से जहाज नीचे आ गई। वो तो देखे ही आग की थी, आग के सामने गिरी हुई जहाज है, और वो बोल रहा था त्रिपाठी साहब केवल आप लोगों से मैं बच गया। ऑपरेट किया पैराचूट ऑपरेट हो गया, गिरा, पैराचूट ऑपरेट हुआ, जिसकी वजह से सीओ जो है सेफ होकर के आकर के बैठा, बोला त्रिपाठी साहब अरे यार कुछ किसी उस पैन के अंदर कुछ तो करवाओ, पूजा पाठ करवा दीजिए यार, आज मैं बच गया हूँ। तो मैं तो अपने उस जहाज को बता सकता हूँ, इसमें क्या है वो मैं नहीं बता सकता कैसे हुआ, इसके विषय में कहना मुश्किल है। और वहां भी हम ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, हर जगह कहीं भी होता है इस टाइप की अगर सीन हो जाती है तो उस पैन के अंदर, उस हैंगर के अंदर
सभी धर्म वाले, हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सभी चारों धर्म वाले आते हैं। बाकायदे पूजा पाठ कराई जाती है कि भाई ये होनी हो गई, ऐसा नहीं होना। बताइए सीईओ ही एयरक्राफ्ट लेकर के जा रहा था और जाते जाते जब प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आते ही स्टेट में जहाज नीचे गिरी, लेकिन पैराचूट खुल गया। पैराचूट खुलते ही तो उनका कुछ लेवल होता है, इतने मिनट के बाद में हो सकता है। वही हालत इनका भी है, इनका भी वही है, कमर्शियल वाले का भी यही है कि इतने इतने इतना इतना फीट के ऊपर ये होगा, इतना फीट के ऊपर ये होगा। जैसे स्पीड कितनी है, स्पीड, हाइट, सब कुछ दिया रहता है इनका। बाकायदे उसी के हिसाब से ये चलते हैं, करते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन शब्दों पे चर्चा बहुत हो रही, दो तीन वर्ड। एक थ्रस्ट की बात हो रही है, दूसरा मेडिकॉल क्या है, और तीसरा जो ब्लैक बॉक्स है। इसमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या रोल है तीनों? हाँ, ये थ्रस्ट की बात हो रही, जो जब इंजन, ये एक्चुअली क्या है, जेट इंजन है। तो जब जेट इंजन स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि ब्रेक ऑन करके, ब्रेक ऑन कर देते हैं, इसके बाद थ्रस्ट इंजन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, फ्यूल जो है, फ्यूल और एयर, ये दोनों मिल करके जलते हैं, और पीछे जो देखते हैं कि आज ये लो निकलती है, वही थ्रस्ट है। मतलब वो कोशिश करेगा कि जहाज आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ब्रेक लगी हुई है इसलिए कहीं नहीं बढ़ रही है, अपनी जगह पर खड़ा है। हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड के ऊपर, हम क्या करते हैं, हम तो ग्राउंड पर ऐसे करते हैं कि भाई अपने लेकर के गए, उनका ग्राउंड रन पॉइंट होता है जहाँ के जहाज को रन करते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, हम चेन से बांध देते हैं जहाज को। चेन से बांधने के बाद में फिर जहाज स्टार्ट करते हैं, और फिर इसके बाद में जहाज जो है उसका जो है उसके ऊपर जाता है, जो वहाँ पीछे बैक साइड में होता है। जहाज आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि चेन से बंधा हुआ है, उसमें दिया हुआ कितने पावर का होना चाहिए, कितना थ्रस्ट है, तो उससे डबल होगा तभी जाकर के जहाज रुकेगी। फिर उसमें हम चेक करते हैं, उसमें फिर हम सब कुछ चेक करेंगे, उसके हम जहाज को स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन वही हम कंडीशन नहीं दे पाते, एयर वाला कंडीशन नहीं दे पाएंगे। रेस्ट सब कुछ करेंगे, इवन हाइड्रोलिक चेक करेंगे, जैक के ऊपर रखेंगे, पहले जैक के ऊपर रख करके अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, चेक कर रहे हैं सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसका भी होता है, जैक के ऊपर करके इसके बाद पूरा चेकिंग होती है, चाहे कमर्शियल हो चाहे कोई भी हाइड्रोलिक चेक तो वही होता है, और कोई चेक है ही नहीं है इसके अंदर। जैसे मान लो इसमें फ्यूल ब्रेक होने की बात आ रही है, तो अगर फ्यूल ब्रेक होता है इन केस, तो कितना कितना समय उसके बाद रहता है, कितनी देर तक ऊपर वो फ्लाइट रह सकती है? अगर फ्यूल ब्रेक हुआ कि जैसे फ्यूल जाना बंद हो गया, तो जो पाइप, जैसे कल मिश्रा साहब ने बताया है कि जो वो पाइप के अंदर रहता है कि 45 सेकंड या 40 सेकंड की अप्रोक्सीमेट कितना, उसके हिसाब से वही उतना ही चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा, इसके बाद सेटअप हो जाएगा। तो मतलब जो भी उसमें पायलट है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता फिर इसके बाद? नहीं, ये पायलट के पास उसको खोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए कहीं एक्सटेंशन उसको बंद करके रखा हुआ है, तो क्या उसको खोल ही नहीं पाएगा, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इनके पास इमरजेंसी बूस्टर पंप होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हर एक इंजन के साथ में अलग से पंप होते हैं, इसके अलावा एक बूस्टर पंप होता है कि मतलब सब कुछ फेल हो जाए, दोनों फेल हो जाए तो बूस्टर पंप से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी फेल हो गया तो फिर तो गॉड ओनली कैन हेल्प, कोई नहीं हेल्प कर सकता है। ऐसे सब मेडिकॉल क्या होता है उसके बारे में? मेडिकल, ये एक्चुअली इनके यहाँ सिविल में चलता है, मिड डे 3 बार बोलते हैं, इसका मतलब फाइनल कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, मिड डे कॉल इसको कहते हैं। ये लास्ट वर्ड होता है, मिड डे। उसके पहले उन्होंने वार्निंग बताया और फाइनल यह शब्द यही है, मिड डे। ब्लैक बॉक्स उसका मतलब कैसे बनता है, क्या उसका रोल होता है? ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये बहुत सेफ जगह पर रखा रहता है, ये नॉर्मली जलता नहीं है, डूबता नहीं है, ये खराब नहीं होता है। क्या ये एक्चुअली ये रील है, लाइक ECG, जब हम ECG मशीन पर जाते हैं, अपना ECG करवाते हैं, तो रील का जो चलता है एंगल, यही सेम थिंग उसमें होता है। आप क्या बोल रहे हो, कौन सी स्विच ऑन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, पूरा रिकॉर्डिंग होता चला जाएगा। और इसके बाद में जब वो बॉक्स से जब जहाज आएगी, इसके बाद में हर एक फ्लाइट के बाद में उसमें से रील निकाली जाएगी। रील निकालने के बाद में अगर सब कुछ नॉर्मल है तब भी निकाली जाएगी रील, हर फ्लाइट में रील निकाली जाएगी। ये समझिए कि मतलब वहाँ अगर आपने टेक ऑफ किया गोरखपुर से, तो आप किसको टेक टेक ओवर किए, कानपुर को टेक ओवर किए कि लखनऊ को किए कि दिल्ली की, उससे कब बात हुई, कैसे, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। वो करने के बाद में वो रील बाहर होगी, और बाहर होने के बाद में जाएगी लैब में, उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में बाकायदे उसको डाल करके अपना वॉइस सुनेंगे, भाई ये चीज़ें हुई है। तो नॉर्मल आता तो कुछ नहीं होता, कोई चेकिंग नहीं, लेकिन रील तो निकाल ली जाएगी। एक फ्लाइट में एक रील जाएगी, हर एक फ्लाइट में एक रील जाएगी, ठीक है। और वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो मतलब जो बोलता बंदा है, वहाँ एक अलग से आजकल नया डाल दिया वॉइस रिकॉर्डर, पहले वॉइस रिकॉर्डर वगैरह नहीं था, अब आजकल कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर भी डाल दिए कि मान लीजिए कुछ ऐसे करके चिट चैट कर रहा है या कुछ ऐसे करके, तो अलग से आ जाए ऐसे करके।
और सब कुछ होगा, मतलब जैसे कौन सा फेल हुआ, क्या फेल हुआ, पायलट ने क्या किया, कौन सा मिस्टेक किया, सब उसी के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब ये जाएगा, इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में इसका सुनेंगे रिकॉर्डिंग कि मतलब क्या है, कैसे हुआ, फाइनली तभी जजमेंट कर पाएंगे। सर, अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है, पूरी घटना को आपने देखा है, किस तरीके से ये पूरी घटना देख रहे हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कहाँ पे लग रहा है आपके अनुभव के आधार पे चूक हुई होगी, चाहे वो टेक्निकल हो या मानवीय भूल हो या कुछ लोग साजिश की भी बात कर रहे हैं, तो आपका अनुभव अपना क्या कहना है? धन्यवाद विवेक जी। ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत करने से पहले मैं उन हुतात्माओं को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इसमें, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक सवाल ये है कि ये मानवीय भूल, हर चीज़ें संभव हैं, मानवीय भी, टेक्निकल भूल या जानबूझकर के की गई जो ऐसी कोशिश या साजिश, ये सब की संभावना इसमें आती हैं, सफल आती हैं। और ये जो मेरा अनुभव अपना है कि टेक्निकल स्टाफ जो होता है, जो क्लियरेंस देता है, ग्राउंड क्लियरेंस देता है, वो अपने अनुभवों का पूरा फ़ायदा करके के बाद में जो उनके इंचार्ज होते हैं उसको इंश्योर करने के बाद में डबल इंश्योर पायलट्स के द्वारा किया जाता है और सारे सिस्टम जब ठीक होते हैं तभी टेक ऑफ करने की अनुमति दी जाती है। जहाँ तक सवाल है कि इसमें जो संभावनाएं जो त्रिपाठी जी ने बताई है, वो संभावनाएं जो किसी भी मशीनरी पार्ट का फेल होने में कुछ हद तक दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में बगैर फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए, बगैर हाइट को गेन किए हुए दोनों इंजनों का फेल हो जाना, ये कहीं न कहीं पे कुछ अनहोनी को ही दर्शाता है। और वो एक ही परिस्थितियों में हो सकता है जबकि दोनों के दोनों इंजन को जब फ्यूल सप्लाई नहीं मिलेगी, उनको टॉर्क नहीं मिलेगा, कंबशंस नहीं होंगे, तभी ये संभावना लगती है। और दूसरी बात यह है कि हाइट, चूँकि फ़्लाइट में बहुत ही कम समय 45 सेकंड के अंदर अंदर ही पूरी दुर्घटना हो गई है, तो ये इसमें सिर्फ जो उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जो फ्यूल बचा होता है वो उसका ही ये कहा जाता है और ये जानकारी में आया है कि 40 से 45 सेकंड मैक्सिमम फ्लाई कर सकता है कोई प्लेन, और उसके बाद में वो स्टेशनरी कंडीशन में आकर के कहीं न कहीं पे वो डिसेंड करेगा और डिसेंड करने के बाद में जहाँ भी उसकी परिस्थिति हुई वहीं पे आके वो क्रैश हो जाएगा, और यही इस केस में हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक सवाल है कि इसके इन्वेस्टिगेशंस में जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अगर कोई सिक्योरिटी एंगल का लैप्स है तो उसमें हमारा एनआईए और हमारी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डीजीसीए है जो पूरी गवर्न करती है फ़्लाइट्स को। जितने भी हमारे नेशन में जितनी भी फ़्लाइट चली वो डीजीसीए के अंडर में आती हैं, और उनके जो अपने इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निकल जो स्टाफ जो फ़्लाइट से रिलेटेड होते हैं, जो कौन कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं संभावित है, डीजीसीए उनको नियुक्त करता है। और उसके बाद में और दूसरी चीज़ सैबोटेज वाली जो एंगल है, फिर हमारा देश जो है, नेशनल हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है, वो जो है हम उनको डिप्यूट करते हैं और उनके एंगल से कि क्या हो सकता है, कैसे कैसे होता है, उनमें भी इन चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं जो कहीं न कहीं फ़्लाइट मोड्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, कैसे लैंड होती है और किन किन चीज़ों की संभावनाएँ होती हैं। सो दोनों एंगल से इसको भी खंगाला जा रहा है। ये प्रीमेच्योर होगा कि कहना कि इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हम उन परिस्थितियों को जानते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ सुन करके, देख करके, न्यूज़ मीडिया के ज़रिए से, और जो अपना एक्सपीरियंस है सेना में रहते हुए कहीं न कहीं पे एसोसिएशन की वजह से, वो उनको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक बात आ रही है कि गियर अप नहीं हुआ और उसके बाद जो है कनेक्शन एटीसी से कट गया, तो ये सब 40 सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? मतलब सारा सिस्टम 40 सेकंड में फेल हो गया और फ्लाइट जाके क्रैश कर गई। ये जो पहले हमने कंडीशन बताई थी कि जब फ्यूल सप्लाई, दोनों इंजन कभी भी एक साथ में ख़राब नहीं हो सकते, बंद नहीं हो सकते हैं, और जैसा कहा कि इनको एक बूस्टर पंप भी इनके साथ में लगे हुए होते हैं, तो पायलट जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इंजन बना हुआ तो एक बूस्टर के ज़रिए दूसरे इंजन के साथ साथ में ले जा करके फिर वो एटीसी को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे दोनों इंजन नहीं काम कर रहे हैं, वापस लैंड होने के लिए क्लियरेंस दिया जाए, तो वो वापस आ सकता है। क्योंकि अगर एक की सप्लाई जा रही है तो फ्लाइट मोड में जा सकता है, सिर्फ टेक ऑफ करने के लिए जितना पावर चाहिए और मैन्यूवरिंग के लिए जो शक्ति चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वो वापस लैंड किया जाता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इतनी ही देर में सारी चीज़ें खत्म हो जाना, वो एक ही संभावना दिखाती है, किन्हीं कारणों से हाइड्रोलिक सिस्टम या प्रेशर पंप या नहीं तो फ्यूल सिस्टम में ही खराबी आई है, तभी दो के दोनों को सप्लाई एक साथ, जो कि जो पायलट के कंट्रोल में नहीं होती है।
तो जितना रेजिड्यू फ्यूल था उसकी वजह से वो फ्लाइट मोड में आ सका, और उतनी देर के लिए फ्लाइट करने के बाद में, चूंकि नेविगेशन के लिए उसके पास में पावर की ज़रूरत होती है, तभी वो कहीं आगे पीछे बाएं दाएं सेफर प्लेस में ले जा सकता है। अब उसके पास में चूंकि इंजन की पावर रही नहीं गई, पावर है ही नहीं है, तो नेविगेट भी वो नहीं कर पाएगा। जहाँ अपने आप फ्लाइट की वजह से जो एरोडायनेमिक्स जो होता है प्लेन का, वो जहाँ लेके जाएगा वहीं पे जाके गिरेगा। और वो संयोग से ऐसे जगह पे गिरा जहाँ हमारे देश के जो जाने माने विजय मेडिकल कॉलेज के इतने ढेर सारे स्टूडेंट लंच के समय पे अपने रूमों में थे या भोजन कर रहे थे। दुर्भाग्य है उनका कि उनके साथ साथ में उनका भी देहावसान हुआ। हम उन सब आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं आत्मा को शांति दे। उनको वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दुखद घटना इसके साथ साथ में जुड़ करके एक्सटेंशन में लेके आई। पिछले 2 दशक में अगर देखा जाए तो इंडिया में एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ी मतलब व्यवस्था तैयार हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि इतना दबाव बढ़ने के बाद जितना सुरक्षा को लेकर के, जाँच पड़ताल को लेकर के जो सतर्कता बरती जानी चाहिए, खास करके निजीकरण जो हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुछ लूप होल है? बहुत ज़्यादा काम की वजह से हज़ारों-हज़ारों फ्लाइटें जो है पर डे टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं, तो कहीं-कहीं चूक हो रही लग रहा है। जी। नहीं, मैं तो नहीं इस चीज़ को मानता कि इसमें कोई लैप्स करने की संभावना बनती है, क्योंकि हम इतने लोगों की जान, जितनी फ्लाइट की कैपेसिटी है उतने लोगों की जान की सुरक्षित पहुंचाने का वादा के साथ साथ में एयरलाइन को ऑपरेट करते हैं, और उनकी सेपरेट उनकी अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं। तो जैसे जैसे काम बढ़ता है आदमी अपनी उसकी संभावनाएं जहाँ जहाँ कमियाँ हो सकती हैं उनके हिसाब से अपने आप को तैयार करता है। और आपने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज कर रही है वर्क प्रेशर की वजह से, जैसे चूँकि संभावनाएँ फ्लाइट्स की बढ़ रही है, दुनिया भर की हमारे जो एयर एयर जो फ्लाइट्स हमारी जो काम कर रही हैं इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको अलग-अलग सबलेट किया हुआ है, सो दैट कि वो इंडिपेंडेंटली थोड़े काम को अपने आप परफेक्शन से कर सकें। हालाँकि इसकी क्रिटिसिज़्म होती है, पॉलिटिक्स में क्रिटिसिज़्म होना स्वाभाविक है, बट इन्हीं चीज़ों के लिए एक ही आदमी सेंट्रलाइज़ अगर हर चीज़ को कंट्रोल करेगा तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एरर की पूरी संभावनाएँ बनती है। लेकिन एक आदमी अपने अम्ब्रेला के अंदर 10 लोगों को सबलेट कर देगा, तो किसी में अगर किसी के ह्यूमन एरर की बात बनती है तो 1/10 पोर्शन में बनेगी, 90% हमारा फिर भी सेफ रहेगा। तो इस तरीके से ये संभावनाएँ तो नहीं लगती हैं कि हमारे वर्क प्रेशर की वजह से हम किसी की जान को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे अंदर कोई ना तो शक्ति दी जाती है और ना ऐसी कोई सोच बन सकती है। हमने सुविधाएं दी है, उसके बदले में पैसे लिए हैं। सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, और उनको नियत समय से उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना उस एयरलाइंस की जिम्मेदारी बनती है, और जिस नेशन में है वो फ्लाइट कंट्रोल हो रही है उस देश की भी जिम्मेदारी है। तो दोनों जगहों पे ये चूक तो होना संभावित नहीं लगता है। अब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात हो रही है वह ब्लैक बॉक्स। तो तमाम ऐसे हादसे हुए हैं, वहाँ भी ब्लैक बॉक्स बरामद हुए हैं। अब आपको लग रहा है कि अगर ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जितने दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी, तमाम सारे विशेषज्ञ लगेंगे, वो जाँच करेंगे। तो लग रहा है कि जो मुख्य वजह है इस हादसे की, वो उस ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा और उससे फिर कुछ सबक लिया जाएगा। बिल्कुल, आई एम 100% श्योर ब्लैक बॉक्स ही एक ऐसा आखिरी सहारा होता है जो पूरी चीज़ों को इंडिकेट करता है। चूँकि फ्लाइट के ड्यूरेशंस में एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितने परिवर्तन, चाहे मैकेनिकल हों, चाहे इलेक्ट्रिकल हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, या पायलट के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो किए जाते हैं, सारी चीज़ों की इसमें रिकॉर्डिंग होती है। और आजकल वॉइस रिकॉर्डर भी इनके साथ होने से जो बातचीत दौरान, जैसे एक पायलट दूसरे पायलट से कभी किसी मदद के लिए या कोई अपनी जो उसकी समझ में नहीं आता है उससे हेल्प लेना चाहता है, पूछता है या बोलता है, कोई एक्शन करने के लिए बोलता है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता लगेंगी, हम अगर हमारा रिकॉर्डर ये शो कर रहा है कि पावर नहीं जा रही है या फ्यूल सिस्टम हमारा काम करना बंद कर दिया है, तो दोनों इंजन के लिए कॉमन होता है, कॉमन स्विचिंग के लिए नहीं हुआ है, हमारा जो बूस्टर इंजन नहीं स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ये पूरी चीज़ों को ओपन अप ज़रूर करेगा कि ये फेल्योर था, जो संभावित फेल्योर था या ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएटेड फेल्योर था, इनकी तरफ वो इंडिकेट करेगा। और उसके बाद में जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इन डेप्थ में जाने के बाद में उन चीज़ों की संभावनाओं को पता लगाएंगी। और ये मैं आई एम वेरी वेरी होपफुल कि ये बिल्कुल पता लग जाएगा कि इससे क्या चीज़ हुई थी, क्या नहीं हुआ। अगर ये होता नहीं तो ब्लैक बॉक्स रखने का कोई मकसद नहीं है। ये सारी चीज़ों को, जो ह्यूमन माइंड में जो कमियाँ हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कभी गलत चीज़ों को नहीं कर पाता है। आइदर वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा या शून्य इन्फॉर्मेशन देगा।
दो ही कंडीशन होती हैं, 0 और 1। बाइनरी इसी को बोलते हैं और इसी पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से था, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम, चाहे हमारे कम्युनिकेशन का सिस्टम, जो डिजिटल सिस्टम जितने हैं 0 एंड 1 पे। 0 का मतलब संभावना है पूरी ना, और 1 का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो ये सही चीज़ का ही इंफॉर्मेशन देगी। अगर ब्लैक बॉक्स वैसे इतना रेगेडाइज बनाया जाता है कि ये कभी किसी भी हालत में इम्पैक्ट की वजह से या आग की वजह से जले ना, इसलिए सुरक्षित माना जाता है और इससे ये चीज़ें इंफॉर्मेशन निकल के आती हैं। अगर ब्लैक बॉक्स डैमेज होने लगे या ऐसी जगह मिस हो जाए जहाँ हम रिकवरी ना कर सकें, तब इन चीज़ों की उम्मीद कम बन जाती है कि हमें पूरी चीज़ का क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये संभावनाएं पता करने में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, जिस कंपनी का जो गोइंग विमान था, जो कंपनी थी, तो आपको लग रहा है इस हादसे के बाद उनकी छवि भी प्रभावित हुई है और कहीं न कहीं उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि नए सिरे से जितने विमान उनके चल रहे हैं, सबकी जाँच होनी चाहिए सुरक्षा के मानकों पर? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एजेंसी की सबसे बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लाइट को सेफर एक जगह से दूसरे स्थान पे जो उनका डेस्टिनेशन हो वहाँ तक पहुँचाना। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल क्वेश्चनियर लगेगा और इन्हीं वजह से कहीं न कहीं, हालाँकि मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन मैं भी ये कर सकता हूँ, जहाँ भी सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और सरकारी संस्थानों में आपको वो कार्य की वो प्रगति नहीं मिलेगी जो प्राइवेट सेक्टर्स में आपको मिलेगी। लोग वही हैं, काम करने वाले लोग भी हैं, सैलरीज भी शायद इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी सरकार में मिलती है, लेकिन काम करने की क्षमता में आपको वेरिएशन दिखेगा और या आप अपने ज़िंदगी में आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा। तो एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, जिसको कि अब कहीं न कहीं पे सबलेट किया जा रहा है दूसरी एजेंसीज़ को, जिसके लिए हो हल्ला भी मचता है, इनके इमेज को बहुत बड़ा शॉक लगेगा और ये कहीं न कहीं पे जो है ये इनके लिए एक नेगेटिविटी है कि इतनी अच्छी फ्लाइट्स, इतना गवर्नमेंट सपोर्ट होने के बाद में, सारी चीज़ें सुविधा और संसाधन होने के बावजूद भी अगर नकारात्मकता लोगों में आएगी, तो ये रेवेन्यू जनरेशन एज़ वेल एज़ रेपुटेशन दोनों में कमी आएगी। लेकिन जिस प्लेन में, जिस एयरलाइनर में ये एक्सीडेंट हुआ है, वो अपनी कैटेगरी का सबसे सुरक्षित और सबसे जाना-माना वो प्लेन माना जाता है। क्या-क्या खूबियाँ उसकी, जो अगर आपको जो भी जानकारी? हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी है, एक तो ये है काफ़ी सुविधाजनक है और इसमें जितने सिस्टम जो नेविगेशंस के लगे हुए हैं, सब लेटेस्ट मॉडल्स के लगे हुए हैं। कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा है। फ्लाइट क्रू जो सभी ट्रेंड रखे जाते हैं और सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और ये सेफ़र सबसे जो बॉडी कंस्ट्रक्शन फिजिकल अगर फ्लाइट मोड को लेकर के, इसकी जो स्पीड को लेकर के सारी चीज़ों में सुरक्षित माना जाता है। इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड प्लेन है, जो लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी के लिए, और ये उनमें से एक है। एक कोई भी पायलट जब टेक ऑफ या जब भी अपनी पूरी सर्विस में वो कभी मेडे शब्द का यूज नहीं करना चाहता, तो इसका पूरा किस सिनेरियो में ये वर्ड किया जाता है और उस परिस्थिति में क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सर्वाइव करने का? नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% सर्वाइवल। अगर हमारी फ्लाइट अपने एल्टीट्यूड पे जा रही है और उसमें कोई कमियां आती हैं, कोई तकनीकी कमी या कोई दूसरी और कमी आ जाती है, तो वो उसको डिसेंड करने के लिए कुछ समय मिलता है और उसको ये लगता है कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तब वो मेडे करके जो अपनी 3 बार की जो कॉल होता है, उसमें ये होता है कि मेरे हाथों में अब कुछ नहीं, मुझे मदद करो। यानी एक्सटर्नल की उम्मीद करता है और ये एटीसी के थ्रू जिस भी एरिया में है, वहाँ के आस-पास के सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट होता है। एक तरीके से ब्रॉडकास्ट है वर्ल्ड वाइड। जिसको भी समझ में, जिसको भी सुनाई दे जाए, जो भी हेल्प करने की पोज़ीशन में है, वो वहाँ पे पहुँचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एयर में उसको सेफगार्ड नहीं कर सकते, तो गिरने के बाद में कितने जल्दी इवैक्यूएशन किया जा सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, हमारी दूसरी चीज़ें पहुंच जाए, हेल्प कहीं से भी पहुंच जाए या उसको ट्रैक किया जाए कि ये जा कहाँ रहा है, ये कहाँ पे डिसेंड होगा और कहाँ पे क्रैश हो सकता है, उस जगह पे हेल्प की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए मेडे का कॉल किया जाता है कि मेरी मदद करो, और जो भी सुनता है उसमें ये इर्रिस्पेक्टिव किस नेशन का प्लेन है, किस तरीके की संभावनाएं हैं, जो भी जिसके संभावनाएं में बनती हैं, सारे लोग हेल्प के लिए आते हैं। लेकिन इस फ्लाइट में हमें 45 सेकंड के अंदर तो एटीसी कुछ एक्टिवेट करने के लिए मौका मिला, ना ही इतनी फ्लाइट्स पे थी जिसको मॉनिटर किया जा सकता है कहाँ जाएगी, कहाँ पे जाकर के इसने अटैक गिरना है। ये सारी चीज़ों के लिए कोई संभावना ही नहीं बन पाई और सारी अटेंडम इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गई कि ये एक करिश्मा ही मान सकते हैं कि ईश्वर नहीं चाहता था। दो पायलट थे, सतीश सभरवाल, जिनको 8000 घंटे का एक्सपीरियंस था, उनके जो को पायलट हैं या साथी पायलट हैं 1000 से ज़्यादा उनका था। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो
आपस में कोई मिसकम्युनिकेशन उनको हुआ है, या कोई ऐसी बटन स्विच ऑफ या स्विच ऑन हो गई हो, तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल उनका छूट गया हो? जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो मेरी जानकारी है कि दोनों पायलट एक साथ काम नहीं करते हैं। एक पायलट स्टैंड बाय मोड में सिर्फ मॉनिटरिंग मोड में रहता है, और दूसरा जो पायलट जो नेविगेट करता है उसी के हाथ में कंट्रोल होता है। वो हेल्प दूसरे पायलट्स की लेता रहता है। किसी चीज़ को पूछना है या बताना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसकी करता रहे, वो अपने आप को नेविगेट करता रहता है। तो आपस में मिसकम्युनिकेशन से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग खुद उस फ्लाइट में सवार हैं। अपनी जान की सुरक्षा सबसे पहले आदमी की चिंता बनती है। तो आदमी जब खुद सुरक्षित रहेगा तभी जिस चीज़ को वो फ्लाई कर रहा है उसको भी सेफर कंडीशन में लेके जा सकेगा। तो अपने आप, जब तक कि मतलब ये एक एंगल ना हो कि मुझे अपने आप को ब्लास्ट करके इतने लोगों को क्षति पहुंचानी है, और ऐसी कंडीशन इन पायलट्स के साथ में कोई नहीं थी कि जो इस तरीके से ये सैबोटाज के लिए ट्रेन किए गए थे। ये लोग तो अच्छे फ्लाइट, इतना एक्सपीरियंस पायलट कभी कोई गलतियां नहीं कर सकता। वो तो सोए सोए भी सही चीज़ों को ही सोच पाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा, अगर यात्रियों की सुरक्षा की बात करें तो चाहे कमर्शियल फ्लाइट हो या आर्मी का फ्लाइट हो, तो अगर कोई सूचना पायलट देता है जो बाकी जो यात्री हैं, तो यात्रियों को बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम अंदर होते हैं? देखिए, अगर कभी-कभी होता है कि अलग-अलग कमर्शियल फ्लाइट्स में होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमारे मोटर्स कुछ पंप करना बंद कर दिए, तो इतने लोग बैठे हुए हैं तो इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन मास्क लगाए होते हैं। जब ऐसा प्रेशर अंडर का कम होता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम बने हुए हैं, वो उससे उसकी सेफगार्ड की जा सकती है। फ्लाइट्स में हमेशा चलने से पहले एक इंडिकेशन दिया जाता है कि सेफ्टी डोर्स कहाँ-कहाँ पे हमारे बने हुए हैं। तो 4 इमरजेंसी डोर्स होते हैं, उनको वहाँ पे जो फ्लाइट जो अटेंडर होती है या फ्लाइट पर्सर जिनको हम बोलते हैं, जेंट्स होते हैं उनको पर्सर बोला जाता है, तो वो लोग उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो ये होती है कि जैसे आप हाइट पे हैं तो आपको जो दरवाजे इमरजेंसी डोर्स हैं उनको कब खोला जाएगा, और खोलने के बाद में किस तरीके से हमारे पास में कितने पैराशूट्स हैं, किसको कैसे ड्रॉप किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये संभावनाएं बनती हैं कि अगर ऊंचाई पे हैं कुछ हैं और हम उनको सेफ गार्ड कर सकते हैं, या लोगों को हम ये व्यवस्थित कर सकते हैं सब लोग अपनी अपनी बेल्ट बांध लें। लैंड करने के लिए हम इमरजेंसी लैंड करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जर्क लगता है, उससे ऐसा ना हो कि एक दूसरे के ऊपर गिर करके हम लोग अपनी क्षति पहुंचा लें। ये वार्निंग एक दी जाती है कि वी आर इन इमरजेंसी सिचुएशन, आप लोग अपनी अपनी बेल्ट को बांध करके बिल्कुल स्थिर होकर के बैठिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जो चीज़ अपने हाथों में नहीं है वो हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं हमेशा। तो ये संभावनाएं बनती हैं, उसको किसी तरीके से ये जो सेफर एरिया हो किसी खेत के बीच में या दूसरी जगह पे वहाँ लैंड करवा करके जितनी क्षति होनी है वो होगी, बाकी लोगों को सुरक्षित इमरजेंसी डोर के जरिए बाहर निकाला जाए। तो अभी हमने कर्नल केसी मिश्र सर से बात की और उन्होंने तमाम सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन सबसे जो अहम बात उन्होंने बताई हुई है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक तमाम सारी जांचें शुरू हो गई हैं, उसके अलग अलग रिजल्ट आएंगे। जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसमें तमाम सारी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये है कि इस पूरी घटनाक्रम में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। पीटीसी लाइव के लिए कैमरा पर्सन विपिन के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।